मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अदर ट्रांसपेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में मैंने एबायोटिक जो फैक्टर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उन फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और हम लोग टेम्परेचर वाले सारे पॉइंट को क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में बेटा दो और अदर जो अबायोटिक फैक्टर जो है, नॉन लिविंग फैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं, उन फैक्टर्स यानी टेम्परेचर के बाद मैंने आपको लाइट बताया था, लाइट के बाद मैंने वाटर और वाटर के बाद आपको मैंने सॉइल बताया था कि टोटल 4 टाइप्स ऑफ हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ने हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म अगर अफेक्ट होगा बेटा तो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, तो बेसिक लेवल हायरार्की है किसका, इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का। अगर ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होगा तो पॉपुलेशंस अफेक्टेड होंगे, पॉपुलेशंस अफेक्टेड होगा तो कम्युनिटी, जो बायोटिक कम्युनिटी है वो क्या होगा बेटा, अफेक्टेड होगा। बायोटिक कम्युनिटी अगर अफेक्टेड होगा तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा, इकोसिस्टम अफेक्टेड होगा। और अगर इकोसिस्टम अफेक्टेड होता है बेटा तो बायोम पर भी कुछ ना कुछ अफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी जो हायरार्की का बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर इकोलॉजिकल हायरार्की का, अगर हम उसके ऊपर कुछ अफेक्ट देख रहे हैं, उसके ऊपर हमें कुछ हार्मफुल अफेक्ट देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो बायोम लेवल तक, इकोसिस्टम लेवल पर, बायोटिक कम्युनिटी या तो पॉपुलेशंस लेवल को वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। हमने टेम्परेचर्स को लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट था जिसमें मैंने आपको यूरी और स्टेनोथर्मल दो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए। डायरेक्ट वहां पर उससे डेफिनेशन से उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं और नीट के लिए भी वो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि यूरी थर्मल रिप्रेजेंट और स्टेनोथर्मल रिप्रेजेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा लाइट एंड वाटर को। अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट की बात हो गई, इट मीन सनलाइट की बात हम लोग कर रहे हैं और सनलाइट डायरेक्टली टेम्परेचर को क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है। टेम्परेचर राइज होगा ड्यू टू सनलाइट और टेम्परेचर रिड्यूस्ड भी होगा ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट के कारण, सनलाइट अगर वहां पर ज्यादा है, ज्यादा इंटेंसिटी है उसके पावर सनलाइट में, तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इंटेंसिटी कम है तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगी, कम होगी। तो आज उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर मैं लाइट की बात करूं बेटा तो लाइट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। सॉरी, प्लांट और एनिमल्स दोनों को क्या करेगा बेटा, अफेक्ट करेगा। प्लांट को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली 100%। अगर जो भी ऑटोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सेल्फ मेड, सेल्फ प्रिपेयर फूड वाले ऑर्गेनिजम्स वो हैं, खुद ही फूड को प्रिपेयर करते हैं और फूड की प्रिपरेशन करने के लिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्मेंस, फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं बॉडी के अंदर में। और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का रहना बहुत ही जरूरी है। ये वो प्रोसेस है जो सनलाइट के ही प्रेजेंट में क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर सनलाइट ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, अगर सनलाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस क्या होंगे, कम होंगे। वैसे ही ट्रांसपिरेशन, जितना ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि उतना ज्यादा वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होते जाएंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग भी सनलाइट, जैसे आपने पढ़ा होगा सनफ्लावर्स, आपने देखा होगा जिसको हम सूर्यमुखी फूल भी बोलते हैं। सनफ्लावर्स का जो प्लांट होता है वो सन के लाइट के डायरेक्शन में जाता है। तो कुछ ऐसे प्लांट है जो फ्लावरिंग का मतलब है फ्लावर्स को प्रोड्यूस्ड भी उसी टाइम में करते हैं जब सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे ही सीड जर्मिनेशन, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो समर के सीजन में ज्यादा जर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर क्या है भाई, डिपेंडेंट है। सनलाइट उनको डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ये सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी आपको मैं टेम्परेचर वाले में भी समझा रखा हूं, तो आई होप आपको वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली सनलाइट इसको क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स वाला भी टेम्परेचर वाले पॉइंट को ही आपको याद रखना है बेटा कि एनिमल्स में क्या होगा, तो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो सकती है, कलर वेरिएशंस हो सकते हैं, ब्लैक पिगमेंट्स आ सकते हैं अगर हम ज्यादा सनलाइट के प्रेजेंट में रहते हैं। लोकोमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं जो लोकोमोट का मतलब होता है मूवमेंट करना,
करना, अपनी जगह को चेंज करके दूसरे जगह पे चला जाना। सनलाइट होता है तो हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी प्लेस को चेंज कर देते हैं। लोकोमोशन यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, तो लोकोमोशन से भी देखने को मिलता है एनिमल्स के केस में। मेटाबॉलिज्म में अफेक्टेड आल्सो एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी विल बी आल्सो अफेक्टेड बाय सनलाइट। तो सनलाइट के कारण ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, यहाँ पर एनिमल्स का मतलब ह्यूमन नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी हमें कवर करना है। इसमें बर्ड भी आ जाएंगे और अदर्स एनिमल्स भी आ जाएंगे, चाहे वो रैप्टाइल्स हो, मैमेलियंस हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में उनका क्या होता है, अफेक्ट होता है ड्यू टू सनलाइट। तो सनलाइट से रिलेटेड हमें क्या देखने को मिला कि कौन कौन से ऐसे अफेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है बॉडी के अंदर, या कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है इस इकोसिस्टम में जो सनलाइट के थ्रू प्रोसीड होते हैं, सनलाइट के थ्रू वो आगे प्रोसीड होते हैं या सनलाइट के कारण वो अफेक्टेड होते हैं। उन सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने क्या किया, आज अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो लाइट वाला कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो गया बेटा। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको याद करवा दूं कि विजुअल लाइट की जो रेंज है वो 380 टू 760 नैनोमीटर होती है। विजुअल लाइट मतलब जो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, ग्रीन, ऑरेंज। तो ये जो विबग्योर जो है बेटा, जो स्पेक्ट्रम है लाइट की, तो वो एक्चुअली उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो लाइट जो रेंज है बेटा, वो क्या है, अप्रॉक्स 380 टू 760 नैनोमीटर है ना। बहुत सारे लोग इसको 400 टू 800 नैनोमीटर भी लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी क्या है बेटा, 380 टू 760 नैनोमीटर। तो ये पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। सेकंड थर्ड फैक्टर पे हम लोग आते हैं बेटा, दैट इज वाटर। कहां पर हम लोग आते हैं, वाटर पे आते हैं कि वाटर कैसे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है या इकोसिस्टम को हेल्प करता है। अब देखो, बगैर वाटर की लाइफ पॉसिबल नहीं है, बगैर वाटर की लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कुछ हम ड्रास्टिक चेंजेस के कारण जो डिजर्ट वाले एरियाज होते हैं, जहां पर जो रेगिस्तान वाले जो एरिया है, मरुस्थल जो रेगिस्तानी जो एरिया है डिजर्ट वाले, तो वहां पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस सिचुएशन में, और अडेप्ट करने के कारण वहां पर क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर आप मोस्टली ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वाटर। वाटर के ऊपर वो डायरेक्टली क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट होते हैं। यानी वाटर के बगैर, ऐसा भी कहा जाता है कि बगैर वाटर यानी विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल, यानी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है बगैर वाटर की। तो वाटर हमारे लिए, हमें मालूम है कि वाटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उससे जो एनसीईआरटी ने कवर किया है, या जहां से आपको 12th बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकते हैं या नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पॉइंट को अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर वाटर की बात की जाए तो मैंने प्लांट और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, वाटर में रहते हैं, जैसे फिश वगैरह हो गया, क्रोकोडाइल्स वगैरह हो गए, फ्रॉग्स हो गए, तो उन ऑर्गेनिजम्स की अपन बात कर रहे हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। और एक पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट को। अब प्लांट में भी बेटा दो तरह के प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। हाइड्रोफाइट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल, है ना। मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर लिख लो, प्लांट में ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल, कितना सॉइल में मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब वाटर कंटेंट कितना है, प्रेजेंट है, उसके बेस पर प्लांट्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स एंड सेकंड वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट। अगर हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो प्लांट ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, वैसे प्लांट जिनकी हैबिटेट ही एक्वेटिक है, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। जो थैरोफाइटा मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इन चीजों को। तो वैसे प्लांट हाइड्रोफाइट्स के अंदर में आएंगे जहां पर जो एक्वेटिक नेचर्स के होते हैं। तो प्लांट ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट इज नोन एज हाइड्रोफाइट्स। फाइट्स मींस प्लांट एंड हाइड्रो मींस वाटर। वैसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स। और उसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म। अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया लैंड एरिया, लैंड वाले रीजन्स की मैं बात करूं। अब लैंड वाले में भी है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। अब लैंड में जो सॉइल है बेटा, उस सॉइल के बेस पर अब हम लोग देख रहे हैं कि सॉइल में कितनी मॉइस्चर का कंसंट्रेशन है, कितना वाटर का कंसंट्रेशन है, उसके बेस पर हमने वहां पर दो तरह के प्लांट को डिवाइड किया, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो आपको टोटल 3 टाइप्स ऑफ प्लांट याद रखने हैं, हाइड्रोफाइट्स,
aquatic habitat, mesophyites and xerophytes both are comes under in terrestrial plant। तो देखो प्लांट दो तरह, एक पानी में है तो हमने तो हाइड्रोफाइट्स बोल दिया, एक प्लांट कहाँ पर है भाई, तो एक है जो लैंड वाले एरिया में है सॉइल। अब सॉइल में भी दो तरह की चीजें हैं, कुछ में ज्यादा पानी होगा, सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल होगा, कुछ सॉइल में कम मॉइस्चर अवेलेबल होगा। तो जिसमें ज्यादा अवेलेबल है, तो देखो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी दैट इज मेसोफाइट, एम फॉर मीजो, एम फॉर मॉडरेट, जिसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वैसे सॉइल जहां पर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है उस वाले प्लांट को, वैसे प्लांट जो पानी के ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी वाले सॉइल में रहते हैं, उनकी हैबिटेट है, उस प्लांट को हम मीजोफाइट्स बोलते हैं। और वैसे प्लांट जो कम पानी में यानी जो रेगिस्तान में जो होते हैं, जो कैक्टस वगैरह होता है, जो कहां पर होते हैं बेटा, ड्राई एरिया, ड्राफ्ट एरिया में वो क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, जहां पर पानी बहुत ही कम है। तो देखो ड्राई हैबिटेट, मिनिमल वाटर अवेलेबिलिटी, वैसे एरिया जहां पर ड्राई हैबिटेट है, यानी कि हैबिटेट जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन, मॉइस्चर की कंसंट्रेशन इन द सॉइल बहुत ही कम है, बहुत ही लो लेवल का है, उस प्लांट को, उस जगह पे ग्रोथ करने वाले प्लांट यानी कैक्टस वगैरह जो प्लांट वहां पर ग्रोथ करता है बेटा, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। तो देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट्स में भी हाइड्रोफाइट्स, में भी मेसोफाइट्स, में भी जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मींस एक्वेटिक हैबिटेट प्लांट, मेसोफाइट्स मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी वाले प्लांट, और ड्राई हैबिटेट या मिनिमल वाटर अवेलेबिलिटी वाले सॉइल में अगर कोई प्लांट सर्वाइव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसे हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। तो ये कुछ मीनिंग्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज मेसोफाइट्स, व्हाट इज जीरोफाइट्स, व्हाट इज हाइड्रोफाइट्स, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। डायरेक्ट यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आते हैं, प्लांट तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन, जस्ट लाइक अ टेम्परेचर, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल में मैंने बताया था कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, और स्टेनोथर्मल का मतलब है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो यहाँ पर यूरीहेलाइन, हेलाइन का मतलब होता है सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन इन वाटर, वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलाइन बोलते हैं, उसी वाटर को हेलाइन वाटर बोलते हैं। यूरी का मतलब है वैसे ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में अपने आप को स्टेबल रखते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। यानी कि हो सकता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेस देन 10 हो या 35 हो, 40 हो, 90 हो, एबव देन 100 हो, तभी वो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। और या तो होगा स्टेनोथर्मल, स्टेनो जो हेलाइन है वाटर बेटा, वहां पर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो कि मिनिमम लेवल पे सॉल्ट कंसंट्रेशन को झेल सकें, ज्यादा वेरिएशंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो यूरीहेलाइन का डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म व्हिच टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज इज नोन एज यूरीहेलाइन। यूरीथर्मल जो वाइड रेंज टेम्परेचर था, यूरीहेलाइन वाइड रेंज क्या हो जाएगा, सैलिनिटीज हो जाएगा। एग्जांपल में सॉल्वर ऐसे एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया, लेकिन कभी हमें याद रखना है। स्टेनोहेलाइन में ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज, ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी कि वो ज्यादा सॉल्टी कंसंट्रेशन को फेस नहीं कर पाएगा, ज्यादा सॉल्टी कंसंट्रेशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं स्टेनोहेलाइन। उसका एग्जांपल है शार्क फिश। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लाइट है और ये जो वाटर है कैसे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट को आज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कंप्लीट किए, हम लोग डिस्कस किए, जहां पर हमें मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स 3 टाइप्स ऑफ प्लांट देखने को मिले, यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। कुछ और भी पॉइंट है इसी वाटर से रिलेटेड जो एनसीईआरटी ने कवर किया है, उसको मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। फर्स्ट में बेटा नोट में करके पॉइंट है, सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट पर थाउजेंड। जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन का मेजरिंग जो यूनिट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इन एनी वाटर या एनी पॉन्ड, रिवर और ओशियंस और सी। तो वहां पर अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन के लिए एक यूनिट पूछा जाए, मेजरिंग यूनिट पूछा जाए, तो उसका मेजरिंग यूनिट है बेटा सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। क्या बेटा, सैलिनिटी इन
पार्ट पर थाउजेंड। इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मापना है, जांचना है कि इस पानी में कितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए मेजरिंग यूनिट जो है बेटा वो क्या है, सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। डायरेक्ट आपके नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। सॉल्ट कंसंट्रेशन के मेजरिंग यूनिट क्या होता है, तो उसमें आपको सैलिनिटी इन पार्ट पर थाउजेंड आपको क्या करना है, याद रखना है। सेकंड, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में सैलिनिटीज के बेस पर कि कौन से वाटर में कितना सैलिनिटी प्रेजेंट है, यानी सैलिनिटी का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है। तो जो आइलैंड वाटर होते हैं बेटा, आइलैंड वाटर, जो इनलैंड वाटर का मतलब होता है जो रिवर्स है आपके सराउंडिंग्स में, जहाँ जो पानी वगैरह या टैप वाटर जो हम पीते वगैरह है ना, तो जो इनलैंड वाटर है बेटा, जो आपके समुद्र, जो भी लेक्स वगैरह है या जो रिवर वगैरह है, उसमें बेसिकली सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 5 पाया गया है, लेस देन 5 पार्ट्स पर थाउजेंड पाया गया। ऐसे ये यूनिट आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि इनलैंड वाटर का कितना होता है, लेस देन 5। अगर मैं बात करूं सी वाटर की, यानी जो समुद्री पानी होते हैं, उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन अप्रोक्स 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड होते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं हाइपर सलाइन लगून्स की, या जो वैसे लगून जो समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं, उनमें मोर देन 100 पार्ट पर थाउजेंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है बेटा। तो ये दो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए खास तौर से। एक तो कि सॉल्ट कंसंट्रेशन का मेजरिंग यूनिट क्या है, ये आपको डायरेक्ट आज ही याद कर लेना है। और सेकंड, इनलैंड वाटर का सॉल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 5, सी वाटर का सॉल्ट कंसंट्रेशन 30 to 35, और जो हमारे लगून्स है बेटा, जो हाइपर सलाइन लगून्स है, उनमें क्या होते हैं, मोर देन 100 होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है बेटा आज वाली क्लास में आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें मैक्सिमम जो चीजें थी याद करने वाली है। बाकी यूरी हैलाइन, स्टेनो हैलाइन का कांसेप्ट यूरी थर्मल और स्टेनो थर्मल से था। मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स में कुछ कांसेप्ट के साथ इसको हम याद रख सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट, मीजोफाइट्स यानी मॉडरेट अवेलेबिलिटी होगी वाटर की वो वाले, और जीरोफाइट्स यानी कि जो डिजर्ट रीजन्स में जो प्लांट होंगे। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें थी और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर हमको डायरेक्ट क्या करना है, याद रखना है। और बाकी लाइफ से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके थे, टेम्परेचर वाले में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्लास में सॉइल वाले पे आएंगे बेटा, क्योंकि अभी एक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, अबायोटिक फैक्टर्स में सॉइल बचा हुआ है, सॉइल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर अपन क्या करेंगे, मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।